जब भी कोई मानव अनासक्त होकर चुनौतियाँ देता है चुनौतियों को, तब नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, दिशाएं डगमग डगमग डोलना प्रारंभ करती हैं। नियति नहीं होती पूर्व निर्धारित, मानव इसे हर क्षण बनाता है, हर क्षण मिटाता है। नमस्कार, भारतीय संविधान की लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हमने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का अध्ययन कर लिया था। मसलन प्रोविजन था समानता के अधिकार का, और इस क्लास में हम आर्टिकल 18 से आगे अध्ययन करेंगे, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का अध्ययन करेंगे। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पूर्व एक अनाउंसमेंट है कि एक्शन जीएस पर ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और यह क्लासें विवेक सर के द्वारा आपको डिलीवर की जा रही हैं। और हमें उम्मीद है यह क्लास आगामी एग्ज़ाम जो सीरीज है हमारी यूपीएससी सीएससी 2023, इसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगी और आप अपने परीक्षा के उस चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम होंगे। और चक्रव्यूह ज्योग्राफी वाला होगा, और ज्योग्राफी वाला चक्रव्यूह जो हमारी क्लासेस हैं विवेक सर के द्वारा डिलीवर की जा रही हैं, उसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता कहलाता है। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमने समानता तो स्थापित कर दी आर्टिकल्स के माध्यम से, और अगर जो इसके विरुद्ध कार्य करेगा उसके विरुद्ध सरकार कार्य करेगी। तो वो व्यक्ति विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, सरकार भी उसके विरुद्ध कार्य नहीं करेगी, यानी कि समानता स्थापित करने की कोशिश की गई। जो कि आर्टिकल थे हमने अध्ययन कर लिया। इस पर्टिकुलर वीडियो में यानी कि हम अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता के बारे में। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भाई समानता स्थापित कर दिया गया, तो अब लोगों को कार्य करने का भी व्यवस्था की जाए, और कार्य करें लोग, उसके लिए स्टेट के द्वारा या राज्य के द्वारा या देश के द्वारा उन पर प्रतिबंधों का आरोपण न किया जाए। इसलिए कार्य करने का भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मसलन उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, निवास की आज़ादी दी, संपत्ति का अधिकार दिया, आवागमन का अधिकार दिया, कोई भी पेशा करने का अधिकार दिया, संघ बनाने का अधिकार दिया। फिर उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दिया। फिर लोगों के साथ बलात्श्रम न कराया जाए, बच्चों के साथ बलात्श्रम न कराया जाए, बच्चों की सुकुमार अवस्था का गलत तरीके से प्रयोग न किया जाए। ये सारे प्रावधान भी किए गए। इन्हीं सारे प्रावधान को हमें अध्ययन करना है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमें पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है कि हम जो करना चाहते हैं हमें करने दिया जाए। मसलन हम व्यापार करना चाहते हैं तो हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता हो। हम कहीं आना जाना चाहते हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हमें यह अधिकार होना चाहिए। हम कहीं भी कोई पार्टी बनाएं, कोई सम्मेलन करें, यह करने की हमें आज़ादी हो। हम चाहें कि हम शांति से बैठें, हम पर कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट की जाए, ये हमारा अधिकार है। इन्हीं सारी बातों का इसमें जिक्र किया गया है। तो स्वतंत्रता का मतलब प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता कहलाती है। तो हम आर्टिकल 19 देखते हैं, जिसमें राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। जो हमारा अनुच्छेद 19 है, उसमें हमें स्टार्टिंग में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से उसको हटा दिया गया है। एक प्रकार की स्वतंत्रता जो थी वह संपत्ति विषयक थी, उसे हटा दिया गया है। उसका भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें दी गई है जो स्वतंत्रता है वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी कोई भी बात कहना चाहें किसी भी माध्यम से, हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। हम चाहें तो प्रधानमंत्री के बारे में उसकी सकारात्मक आलोचना कर सकते हैं, हम चाहें तो हमारे पार्लियामेंट के जो लोग हैं उनकी सकारात्मक आलोचना कर सकते हैं। संविधान की या राज्य व्यवस्था के अनुसार जो शासन प्रणाली है जो सर्कुलेट की जा रही है, अगर उसमें कुछ कमियां हमें दिखती हैं तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। टोटलिटी का मतलब ये हुआ कि हम सकारात्मक रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। यही हमारा आर्टिकल 19 का जो प्रोविज़न है वाक का। अब इसमें दूसरी बात है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है और उस बात को कहने के जो माध्यम हैं, जैसे
कोई व्यक्ति है वो बोलकर अपनी अभिव्यक्ति कर दे रहा है, यानी कि बोलकर अपने जो बात कहना चाह रहा है वो कह दे रहा है। कोई व्यक्ति है न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी बात को कह दे रहा है। कोई चाहता है कि हम पत्र पत्रिका के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। आप कभी कभी देखते हैं कार्टून बनाकर भी लोग अपनी बात को रख देते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कुछ लोग नेताओं का पुतला फूंक देते हैं। तो ये सब क्या है? अभिव्यक्ति है। और कोई अगर चाहता है कि हम मौन रखेंगे तो ना बोलकर भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। जैसे आप देखते हैं जब हमारे देश में एक संस्कार है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होती है या कोई व्यक्ति डेड कर जाता है तो उसके सम्मान में हम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का मौन व्रत रखते हैं। तो ये भी हमारी अभिव्यक्ति है, हम उसके प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहे हैं। तो यह भी अभिव्यक्ति है। और ये सारी अभिव्यक्तियाँ हमें आर्टिकल 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मिली है उसके तहत है। दूसरी बात इसी में है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी मूल वंश का है या कहीं के भी जन्म स्थान का है, वह व्यक्ति चाहता है कि हम कोई सम्मेलन करना चाहें। जैसे कोई कृषक समुदाय है, वह चाहता है कि कृषकों के हित में सरकारें काम नहीं कर रही हैं। जैसे कुछ दिन पहले जब कृषि बिल लाया गया था तो आप देखते हैं कि जगह जगह पर जो कृषक लोग थे वो सम्मेलन बुला रहे थे। तो ये जो सम्मेलन बुलाया जा रहा है यह आर्टिकल 19 के तहत उन्हें जो सम्मेलन करने की वो अधिकार दिया गया है उसके तहत होता है। आप देखते हैं कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है तो उसमें धार्मिक जो प्रवक्ता होते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, अपने बातों को रखते हैं, अपने मतों को शेयर करते हैं। इसी तरीके से देखते हैं कोई महिला ग्रुप है या कोई सोशल वेलफेयर ग्रुप है तो वो लोग अपनी बातों को रखने के लिए सम्मेलन बुलाते हैं। तो ये सम्मेलन जो है बुलाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 19 के तहत। फिर इसी तरीके से है संघ बनाने का अधिकार। आर्टिकल 19 में ही संघ बनाने का भी अधिकार दिया गया है। क्या? संघ बनाने का अधिकार। और इसमें संघ बनाने में जैसे भाई सम्मेलन बुलाया गया, अब सम्मेलन में एक बात तय की गई कि भाई ये जो हम सम्मेलन कर रहे हैं यह नेसेसरी है और यह संगठित रूप से कार्य करे, इसके लिए एक संघ होना चाहिए। और आप जानते हैं संघ जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एक प्रॉपर वे में कार्य करता है। तो संघ बनाने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के तहत ही दिया गया है। और संघ में चाहे आप सामाजिक संघ बनाएं, चाहे आप आर्थिक संघ बनाएं, चाहे आप राजनीतिक संघ बनाएं, चाहे आप पर्यावरणीय संघ बनाएं, मतलब किसी भी तरीके का आप संघ बना लें। जैसे सामाजिक संगठन कैसे बन सकता है? जैसे आप देखते हैं कि बहुत प्रकार के सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत से संघ बनाए जाते हैं। जैसे दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए आप देखते हैं बहुत से संघ बनाए जा रहे हैं। सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं उनको दूर करने के लिए बहुत से संघ बनाए जाते हैं। इसी तरीके से आप आर्थिक संघ में देखते हैं कि बहुत से उत्पादक वर्ग जो हैं वो मिलकर संघ बना लेते हैं। जैसे दुग्ध क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में आप देखते हैं आर्थिक गतिविधियां ही तो हैं। आर्थिक गतिविधियों को प्रॉपर रूप से करने के लिए जैसे मदर डेयरी वगैरह हैं, ये सब क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन बना के अपने कार्य को कर रहे हैं। और आज़ादी कहाँ से मिल रही है? आर्टिकल 19 के तहत। इसी तरीके से आप राजनीतिक संगठन में मूलतः आप देख सकते हैं जो राजनीतिक पार्टियां बनाई जाती हैं ये संघ ही तो है। और बनाने की शक्ति कहाँ से मिल रही है? कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी बना सकता है, उसको मान्यता चुनाव आयोग देगा, प्रॉपर उसकी व्यवस्था है। आर्टिकल 19 के तहत वह संघ बनाए। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि अधिनियम कानून है उस कानून के तहत उसको मान्यता मिल जाती है। इसी तरीके से पर्यावरण संघ, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने देखा होगा, ये सब क्या था? एक तरीके से संघ था, संघ है। और बहुत से समस्याओं के लिए जैसे टाइगर के रिजर्व्स के लिए बहुत से लोग जो पर्यावरणीय वृक्ष हैं वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो वृक्षों को काट दिया जा रहा है, वृक्षों के प्रिजर्वेशन के लिए लोग संघ बनाते हैं। तो ये सब कार्य करने की शक्ति, अथॉरिटी कहाँ? संविधान दे रहा है, वो भी मूल अधिकार के तहत। और अगर सरकार कहेगी नहीं आपको संघ नहीं बनाने देंगे, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाना, रिट जारी करवा देना। आर्टिकल 32 के तहत सरकार को उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर नहीं, सरकार को अपने कदम पीछे करने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट सीधा से बोल देगा देखिए हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, ये मूल अधिकार है, लोगों को दिया गया है, वो संघ बनाना चाहते हैं, उनकी फ्रीडम है। ये हो गया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सहकारी समितियां हैं
ये मूल संविधान में नहीं थी, तो इसको क्लियर कर दिया गया संघ में ही, क्योंकि जो सहकारी समितियां हैं यह भी एक तरीके से संघ बनाने में ही आती हैं। और खूब प्रश्न पूछा गया है कि सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, तो 97 अमेंडमेंट 2011 में किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और सहकारी समिति का मतलब क्या हुआ? सहकारी मतलब कुछ लोग मिलकर कार्य करें कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। जब कुछ लोग मिलकर कार्य करते हैं तो ऐसा कार्य जो होता है सहकारी का कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे सहकारी बैंक हैं, कृषकों के विकास के लिए हैं। जैसे दुग्ध डेयरी में सहकारी समितियों के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? मूल अधिकार है। फिर इसी आर्टिकल 19 के तहत आबाद संचरण की भी बात की गई है। क्या? आबाद संचरण। आबाद संचरण का मतलब क्या हुआ कि आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी कि इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कॉल तक, किबुथु से गौरा मोता तक, ये जो चारों अंतिम बिंदु हैं आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, आप इस क्षेत्र में यहाँ से लेकर जो भी भारत की भौगोलिक दूरी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में कहीं भी आ जा सकते हैं, आपको रोका नहीं जाएगा। तो ये आबाद संचरण की बात है। फिर इसी तरीके से है अगली इसमें आज़ादी, निवास करने की स्वतंत्रता, यानी कि निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप चाहते हैं कि आपका जन्म केरला में हुआ है लेकिन आप बिहार में रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं, आप निवास कर सकते हैं, वहाँ पर आप नौकरी कर सकते हैं, वहाँ पर अपना कोई रोजगार कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हमने यहाँ रोजगार किया, हमें बिहार की पवित्र पावन भूमि पसंद आ गई, तो हम यहीं पर घर ले लेते हैं और यहीं पर बस जाते हैं। तो ये अधिकार है कि आप वहाँ पर ज़मीन लेकर बस सकते हैं, अपना आवास बना सकते हैं। और अभी तक आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बसने की आज़ादी नहीं थी, जो जम्मू कश्मीर से अलग के स्टेट के लोग थे। लेकिन अब जब 370 को रिमूव कर दिया गया संविधान से, तो अब जम्मू कश्मीर में भी आप ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ पर निवास कर सकते हैं और वहाँ पर बस सकते हैं। फिर इसी में अगला अधिकार दिया गया है कि भाई आप घूम लिए, टहल लिए, बोल लिए, संघ बना लिए, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए, आय के भी साधन तो होने चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने कहा ठीक है, आय का साधन की व्यवस्था भी कर देते हैं और इसको हम मूल अधिकार की श्रेणी में डाल देते हैं। तो आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी पेशा कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप स्टार्टअप लगा सकते हैं। अब स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन सरकार क्यों चला रही है? वो एक तरीके से मूल अधिकार को ग्राउंड लेवल पर लागू कर रही है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो ले सरकार से पैसा और व्यापार करे, वाणिज्य करे, अपने जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं अपने जीवन के चहुमुखी विकास के लिए आय के स्रोत को बनाए। तभी तो सरकार इतना प्रयास कर रही है। मोदी जी सबसे कह रहे हैं अरे व्यापार करिए, नौकरी करके क्या पाएंगे, नौकर मत बनिए, नौकरी दीजिए, आईएएस अफसर मत ज़्यादा बनिए, क्या करेंगे? अरे आप इतना पढ़ लिख लिए हैं, कोई बढ़िया कंपनी बनाइए जिसमें आप 10-20 हज़ार लोगों को रोजगार दीजिए, कितना कमा लेंगे उधर से। तो ये सब क्या है? ये सब मूल अधिकार है। मोदी जी भी पढ़ लिए होंगे, खैर मोदी जी तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। तो आपको कोई भी पेशा करने की भी आज़ादी है, कोई भी व्यापार करने की आज़ादी है। ये आर्टिकल 19 की बात है। और इसी आर्टिकल में दिया गया था संपत्ति का अधिकार। क्या? संपत्ति का अधिकार। लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में रिमूव कर दिया गया। इसका रिमूव करने का कारण क्या था? ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती है कि लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो, और स्वयं आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती हो। लेकिन अगर सरकार ने या राज्य ने कोई कानून बना दिया तो यह उस सीमा तक विधि शून्य घोषित किया जाएगा जिस सीमा तक यह मूल अधिकारों का हनन करता है। तो प्रश्न बनता है कि एक तरफ जहाँ पर एक कहा जाता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा, ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, और संपत्ति तो मूल अधिकार की श्रेणी में था, आपने इसको रिमूव कैसे कर दिया? तो इसको रिमूव करने का एक तार्किक कारण था कि भारत में अंग्रेजों ने कुछ हद तक तो औद्योगिकरण किया, लेकिन वो औद्योगिकरण सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था। तो आवश्यकता थी कि उद्योग लगाए जाएं, संचार के साधन बनाए जाएं, परिवहन का विकास किया जाए। मान लीजिए कहीं के कोई उद्योग लगाना है, कोई कंपनी लगाना है, उद्योग स्थापित करना है, तो उद्योग के लिए कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं। जैसे
आपके पास पूंजी होनी चाहिए यानी कि कैपिटल होनी चाहिए, आपके पास श्रम के साधन होने चाहिए यानी कि लेबर होने चाहिए। और ये उद्योग लगाएंगे कहाँ आप, उसके लिए एक ज़मीन होनी चाहिए। तो भारत सरकार जब कोई उद्योग लगाना चाहती थी तो पूंजी भी हो जाती थी, पूंजी नहीं होती थी तो वह वर्ल्ड बैंक से उधार ले लेती थी, किसी देश से उधार ले लेती थी, रूस से ले लेती थी, अमेरिका से ले लेती थी, या उसी को बोल देती थी कि आइए हमारे यहाँ कंपनी लगा लीजिए। बहुत सी रूस की कंपनियाँ, बहुत सी अमेरिका कंपनियाँ जैसे नाल्को, हिंडाल्को, ये सब क्या है, विदेशी कंपनियाँ स्थापित हुई। श्रम भी था, लेबर भी थे, लेकिन ये ज़मीन तो रूस से कहेगा नहीं भारत की अरे यूक्रेन से खूब जीत रहे हो, कुछ भूभाग हमको भी दे दो। ज़मीन तो ट्रांसफरेबल है नहीं, ज़मीन तो भारत से ही लेना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ज़मीन का क्रिएशन किया जा सकता है कि समुद्र के चारों तरफ खूब मिट्टी की डंपिंग कर दी जाए, इतना भी आसान नहीं। खैर चीन तो कर ही ले रहा है, चीन पूरे अगल बगल के जितने भी उसके क्षेत्र हैं समुद्री, वहाँ पर सारे कूड़े कचरे को डंप करके अपनी ज़मीन का विस्तार कर रहा है। भारत के पास इतना कचरा तो बहुत है, लेकिन भारत वहाँ डालना नहीं चाहता, भारत जल को स्वच्छ रखना चाहता है। खैर भारत करेगा, नहीं करेगा तो जो बढ़ रही जनसंख्या है उसको बसाने के लिए या तो फिर अंटार्कटिका में जाइए, अंटार्कटिका में कितने दिन रहेंगे। तो ज़मीन होती नहीं थी और काम कैसे होगा। मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन की पटरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन का साधन बनाना है, परिवहन बनाना है, यहाँ तक और यहाँ तक ट्रेन आ गई। सरकार को यहाँ की ज़मीन मिल गई थी दूर की, लेकिन यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति की ज़मीन पड़ गई जिसे सरकार कह रही है कि भाई साहब दे दीजिए इतनी दूर की ज़मीन, और ये लोग कह रहे हैं कि देखिए आप ट्रेन घुमा लीजिए, ट्रेन ऐसे या तो ले जाइए या तो ऐसे ले जाइए, हम ज़मीनें नहीं देंगे क्योंकि ये हमारी ज़मीन है और हम ज़मीन बेचू नहीं बनेंगे। सरकार बहुत परेशान हो रही थी। सरकार थोड़ा ज़्यादती भी करने की कोशिश करे तो सब लोग भाग जाते थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कहता था, सरकार क्या कर रहे हो, ये मूल अधिकार है ना, क्यों हनन कर रहे हो, और कोई व्यवस्था करो, अल्टरनेट व्यवस्था करो, वायुयान बनाओ, ये ज़मीन मत छीनो। और आप जानते हैं मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बने और वो एक पूंजीवादी आदमी थे। उनको लगा कि ये लोग मानेंगे नहीं ऐसे, और इस जब तक ये नहीं मानेंगे जब तक ये मूल अधिकार है। और मोरारजी देसाई साहब ने संविधान संशोधन किया और सीधे से इस संपत्ति को, अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। जैसे ही संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना, अब लोगों की ज़मीन को एक्वायर की जा सकती है, उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। हाँ, अधिग्रहण जो ज़मीन की जाती है उसके बदले सरकार मुआवजा देती है। तो संसाधनों के विकास के लिए, संचार के साधनों के विकास के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, कंपनियों की स्थापना के लिए, आई हुई परेशानियों के निराकरण करने के लिए 44वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल था, मोरारजी देसाई साहब ने उसे कानूनी अधिकार बना दिया और लोगों को कहा कि अब यह कानूनी अधिकार है आपका, हम आपकी ज़मीन ले सकते हैं, लेकिन इसके बदले हम आपको कुछ देंगे, और देंगे क्या, मुआवजा। तो ये रही कहानी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाने का। अब आपने पढ़ लिया कि हमें आर्टिकल 19 के तहत अधिकार दिए गए हैं। आपको बोलने की अधिकार है, खूब बोलिए, लेकिन आपके अधिकार स्वच्छंदता में न बदल जाएं, इसी स्वच्छंदता को रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंधों का आरोपण किया है। इसी को हम अपवाद कहते हैं, और इन्हीं अपवादों को पढ़ना है कि आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए कुछ ऐसा न कर बैठें जिससे देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता, नैतिकता, स्वास्थ्य, वैदेशिक संबंध खराब हो जाएं। इन सब ग्राउंड्स पर आर्टिकल 19 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आपने नियम बना लिया है, अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है कि हम यही बोलेंगे, वही बोलेंगे, जिससे राष्ट्र की एकता छत विछत हो जाए, लोगों में युद्ध होना शुरू हो जाए। हम वही भाषण देंगे जिससे दो कम्युनिटी के मध्य शांति नहीं, अशांति फैल जाए। तो डियर, आपको ऐसा नहीं करने दिया जाएगा, और आप ये दुहाई नहीं देंगे कि हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे आप
ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे कि लोगों में द्वंद्व हो जाए, राष्ट्र की एकता अखंडता विच्छिन्न हो जाए, छत विछत हो जाए। आप ये नहीं बोलेंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो वंदे मातरम की जगह आप देख रहे हैं पुलिस डंडे मातरम कर देगी। तो आप ऐसा ना बोलना कि आप पर डंडे मातरम किया जाए। वाक और व्यक्ति पर और प्रतिबंध है कि मान लीजिए हमारे रूस से अच्छे संबंध हैं और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है और आप भावनात्मक होकर रूस को गंदे गंदे शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, तो रूस के संबंध खराब होने की आशंका में भारत सरकार आपकी वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा सकती है। आपको चहरदीवारी के अंदर बंद कर सकती है, डिटेंशन सेंटर में आपको डाल सकती है। इसलिए जिस देशों से हमारे अच्छे संबंध हैं, आप उन देशों के बारे में कोई गलत शब्द ना बोलें। हाँ, पाकिस्तान के बारे में आप बोलें क्योंकि हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं। जिससे हमारे अच्छे संबंध हैं, आप वहाँ वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग ना करें। इसी तरीके से आपको दिया गया है आज़ादी शांतिपूर्वक सम्मेलन बुलाने की। आप सम्मेलन इसलिए बुला रहे हैं, इस पर अपवाद क्या है? आपने सम्मेलन इसलिए बुलाया कि आप कह रहे हैं कि कल से हमारे साथ भारत सरकार बहुत ज़्यादती कर रही है और हम इस सम्मेलन का आयोजन इसलिए किए हैं कि आप सबको आह्वान करते हैं कि आप तलवार लेकर, आप फरसा लेकर, आप देसी कट्टा लेकर, जो भी आपको हथियार मिल जाएं, उन हथियारों को लेकर आ जाना। हम कल सशस्त्र क्रांति के माध्यम से इस सरकार को ख़त्म कर देंगे, या इस सम्मेलन के माध्यम से हम किसी कम्युनिटी पर प्रहार करेंगे, खूनी क्रांति करेंगे, किसी कम्युनिटी को समाप्त कर देंगे। अगर आप इस तरीके का सम्मेलन बुलाते हैं तो आपको सम्मेलन बुलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो भी सम्मेलन का आयोजक होगा उसको बाकायदा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, शांति भंग करने के तहत, जो भी आईपीसी सीआरपीसी हैं, राजद्रोह के तहत आपको दंडित किया जाएगा। तो आप सम्मेलन इसलिए ना बुलाएं कि उससे किसी को नुकसान पहुंचे। इसी तरीके से आपको संघ बनाने की आज़ादी दी गई है। आपने ऐसा संघ बनाया जिसमें आप आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप संघ इसलिए बनाए हैं कि उसमें आप परमाणु बम मिसाइल बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। किसी वर्ग के प्रति आप प्रहार करने के लिए, किसी वर्ग का संहार करने के लिए, किसी वर्ग को नस्त नाबूद करने के लिए आपने संघ का निर्माण किया है। सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने के लिए, योजना बनाने के लिए आप संघ का निर्माण किया है। संसद भवन को, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है, आप उसको तबाह करने के लिए संघ बनाए हैं। आपको ऐसा संघ बनाने नहीं दिया जाएगा, आपके साथ दंडे मातरम किया जाएगा। इसी तरीके से आपको आबाद संचरण की स्वतंत्रता मिली है, यानी कि स्वतंत्र रूप से आवागमन की। आप कह रहे हैं कि हम मिलिट्री कैंप में ही घूमेंगे क्योंकि हमें मूल अधिकार दिया गया है। आपको मिलिट्री कैंप में नहीं घूमने दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री आवास में देखेंगे कि प्रधानमंत्री साहब कहाँ बैठते हैं। परमाणु बम का जो भंडारण है, जहाँ पर स्टोरेज किया जाता है, हम उसको देखना चाहते हैं। अरे आपको नहीं देखने दिया जाएगा। आप इस तरह के घूम टहल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जानते हैं कि इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है। क्या इनर लाइन परमिट की व्यवस्था? इनर लाइन परमिट क्या है कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाने के लिए आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तभी आप वहाँ जा सकते हैं। इसके पीछे का तर्क क्या है कि आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ रहा है कि भाई जनजातीय लोग हैं जो आदिम रूप से रह रहे हैं। उसी अभी जब सभ्यता का निर्माण हुआ था तो जिस तरीके से वो लोग, हमारी सभ्यता का प्रारंभ होने पर हम लोग थे, हम लोग सुधर गए, शर्ट पहनने लगे, पैंट पहनने लगे, लेकिन अभी वो लोग छाल लपेट रहे हैं, कुछ लोग निर्वस्त्र रह रहे हैं। आप जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आप वहाँ सबकी फ़ोटो खींच रहे हैं और उसको वायरल कर रहे हैं। तो ये उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अपमान है। उनका जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई, उनके जो मूल अधिकार दिए गए हैं, संस्कृति का अधिकार दिया गया है, आप वो संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको वहाँ जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा। और आप ये नहीं कहेंगे कि देखिए हमको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्र संचरण का। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबंध है। अधिकार आपको वहीं तक मिला है जहाँ तक आपके कार्यों से किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुँचे। जैसे ही किसी को नुकसान पहुँचना शुरू, आपका अधिकार वहीं पर ख़त्म, आप पर प्रतिबंध वहीं से शुरू। अगला है इसी में प्रतिबंध
कि आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अरे व्यापार करने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा व्यापार करें जिससे आपको भी फायदा हो, समाज को भी फायदा हो, राष्ट्र को भी फायदा हो। लेकिन आप कह रहे हैं हम वैसा ही व्यापार करेंगे जिससे समाज को भी नुकसान हो, राष्ट्र को भी नुकसान हो, केवल हमें ही फायदा हो। चलिए ये भी बात ठीक है कि आप व्यापार करो आपको फायदा हो, लेकिन आप ऐसा व्यापार ना करो। आप ट्रैफिकिंग का कार्य शुरू कर दिए, महिलाओं की ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दिए, बच्चों का ट्रैफिकिंग करना शुरू कर दिए। जो आप पर्यावरण में पढ़ते होंगे, जो जंगली जानवर हैं जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, चंदन का वृक्ष हो गया, ये महत्वपूर्ण जो रिसोर्सेज हैं, आप उनकी तस्करी करना शुरू कर दिए। आप अफीम का व्यापार करना शुरू कर दिए, आप गांजा का व्यापार शुरू कर दिए, चरस का व्यापार शुरू कर दिए, लिकर बनाने लगे, शराब। अरे ऐसा व्यापार मत करिए। अगर ऐसा व्यापार आप करेंगे तो डियर आपको करने नहीं दिया जाएगा। ये आपके व्यापार की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध है। फिर इसी तरीके से निवास का अधिकार दिया गया है, इस पर क्या प्रतिबंध है? अब आप कह रहे हैं कि हम वहीं निवास करना चाहते हैं जहां पर मिलिट्री कैंप है, हमको वही जगह बड़ी पसंद है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आसपास की जो ज़मीन है, आप कह रहे हैं हमको यही ज़मीन दे दीजिए, हम यहीं बसना चाहते हैं। किसी का घर है, अब उसके घर के सामने या उसका घर कह रहे हो कि गिरा दो, हमको मन है कि यही घर बना ले। अरे भाई, ये कैसी आज़ादी है, ये कैसी स्वतंत्रता है कि आप अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकारों के लिए किसी की स्वतंत्रता और किसी के अधिकारों को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो इस तरीके का भी अधिकार आपको नहीं है। तो ये हमारे जो प्रतिबंध हैं आर्टिकल 19 पर, हमने उसको बता दिया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मीडिया की स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया साकल पेपर्स बनाम भारत संघ 1962। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मीडिया है यह अभी आर्टिकल 19 में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसी के तहत शामिल है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि मूल संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यायिक व्याख्या 1962 में साकल पेपर्स बनाम भारत संघ में कहा कि मीडिया भी आर्टिकल 19 के तहत ही शामिल है। तो ये थी आर्टिकल 19 की कहानी। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20, जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की बात की गई है। मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि आपको किसी अपराध में अगर मुलजिम बनाया जाता है या आप पर कोई चार्जेस लगाए जाते हैं तो उस चार्जेस से, उस मामले से बचने के लिए आपके पास अधिकार हैं। जैसे आप देखते होंगे खास करके ग्रामीण अंचल में एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक अफवाह फैलती है या अफवाह फैलाई जाती है कि देखो कुछ बोलना नहीं, अगर तुमको कोई मारे तो झापड़ खा लेना, क्योंकि अगर तुम झापड़ नहीं खाओगे तुम भी इसको मार दोगे किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने तुमको मारा है, तो वो पुलिस थाने में चला जाएगा और आपके नाम FIR दर्ज हो जाएगा और आप इतना पढ़ लिख रहे हैं, इस पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब होगा, आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। तो इसी व्यवस्था की बात की गई, लोग जानते नहीं आपके ऊपर केस हो जाने से आप अपराधी नहीं हैं। अगर ऐसा हो ना तो भारतीय संसद में, राज्य की विधानसभाओं में बैठने वाले जो सांसद हैं, वो विधायक हैं, उनमें से कम 50% से ज़्यादा के ऊपर विभिन्न मामलों में मामले दर्ज हैं, न्यायालयों में मामले चल रहे हो, तो फिर अब सब अपराधी हो गए। उन अपराधियों को क्यों संसद भवन में बैठाया गया है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज करा देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराधी हो गए। अपराधी आप तभी होंगे जब न्यायालय उस पर हेयरिंग के बाद डिसीजन देगा। डिसीजन ना देने के पूर्व आप अपराधी नहीं हैं। आप जैसे देखते हैं जिसमें कन्हैया कुमार वाला प्रकरण, जिसमें उसने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अभी उसको पुलिस की प्रोटेक्शन दी गई है, फिर तो अभी मामला सिद्ध ही नहीं हुआ, मामला पेंडिंग है, मामला कोर्ट में हेयरिंग पर है, तो उसको अपराधी है तो पकड़ के डालो राजद्रोह में। तो ऐसा नहीं है, जब तक मामला प्रूफ नहीं होगा तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। तो डरने की बात नहीं है, अगर कोई एक झापड़ मारे तो उसको 3 झापड़ मारना चाहिए। कभी भी अस्मिता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हर मामले में गांधीवादी नहीं बनना चाहिए। एक कोई मारे उसको 3 मारो,
हमारे गुरुजी हमको सिखाते थे कि शरीर में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ वहीं से उखाड़ दो कि दोबारा हाथ उठे नहीं। किसी को मारो नहीं, शुरुआत नहीं करो, अगर कोई शुरुआत कर दे तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए उसको तोड़ देना चाहिए। तो यही बात आर्टिकल 20 में कही गई है। इसमें 3 बातें हैं। इसमें है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दूसरी बात है दोहरे जोखिम से संरक्षण, तीसरी बात है आत्म अभिशंसन से मुक्ति। इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं। कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब क्या हुआ? कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब ये हुआ कि आपको उसी कानून के माध्यम से दंड दिया जाएगा जिस कानून के माध्यम से जब आपने अपराध किया था तो उस समय जो अपराध चल रहा था। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का पैर तोड़ दिया, ठीक है, और इस समय मान लीजिए 2022 में पैर तोड़ने की सज़ा हो कि आपको 5 साल की जेल और 50,000 का यानी 50K का आर्थिक जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको इसी कानून के तहत जो दंड दिया गया है, इसी कानून के तहत दंड दिया जाएगा। मान लीजिए इसका दोहरे कार्योत्तर से संरक्षण का मतलब और अच्छे समझ लीजिए। मान लीजिए 2024 में मोदी साहब एक कानून ला दें कि अब जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का पैर तोड़ेगा उसको 10 साल की सजा होगी। क्या? 10 साल की सजा होगी और उसे 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। क्या? 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति था जो 5 साल की सजा भी काट लिया और 50K जो जुर्माना था उसको भी दे दिया। अब ये कानून आ गया तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में यही होगा कि भाई जिस समय जो कानून लागू था जिस अपराध पर, उसी अपराध के तहत उसे दंड दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि जज साहब जो इस व्यक्ति को इस मामले में दंड दिए थे उसको फिर से सम्मन करें कि देखिए कानून बदल गया है इसलिए आप 5 साल और जेल में चले जाएं और जो 50,000 जुर्माना दिए हैं वो ठीक है, 50,000 जुर्माना और दे दीजिए। नो, ये नहीं होगा। अपराध करते समय जो धाराएं हैं, जो दंड की व्यवस्था है वही व्यवस्था लागू होगी। अपराध करने की जो सजा है वह सजा बदल जाने पर उसके पूर्व जो डिसीजन दिए गए हैं जिन मामलों में, उन मामलों में किसी व्यक्ति को पकड़ के दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। यह है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। ओके, दूसरा है दोहरे जोखिम से संरक्षण। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति को एक मामले में एक बार दंड दे दिया गया तो उस मामले में किसी व्यक्ति को अन्य बार दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई क्राइम किया और उस क्राइम के बदले उसको सजा दे दी गई, तो अब ये सजा अपनी काट लेता है तो दोबारा उसको पकड़कर नहीं कहा जाएगा कि आइए फिर से आपको हम सजा देते हैं, उस समय हमने आपको कम सजा दे दी थी। ये नहीं होगा। फिर इसलिए इसी में अगली बात यह है कि इसमें आत्म अभिशंसन से मुक्ति की बात की गई। आत्म अभिशंसन से मुक्ति का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही नहीं देगा। लेकिन आप देखते हैं जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो पुलिस कहती है स्वीकार कर लो कि हमने अपराध किया है। अरे पुलिस के सामने दिया गया जो भी बयान है वो न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होता। अगर आप कभी पकड़े जाएं किसी मामले में और पुलिस बोले कि हाँ आपने किया है तो कहते ना हाँ किया है, और न्यायालय जाना तो बता देना सर बहुत कूट रहे थे हमको, बहुत हमारी पिटाई कर रहे थे इसलिए हमने स्वीकार कर लिया था। और देख लीजिए सर आर्टिकल अनुच्छेद में मूल अधिकार में भी बात कही गई है कि आत्म अभिशंसन से मुक्ति है। अब हमको ये मार रहे थे इसलिए हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने ही किया है, हमने ही इसका पैर तोड़ा है। तो आर्टिकल 20 में व्यवस्था है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं प्रेरित किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और आप कहेंगे मूल अधिकार दिया गया है कि आप अपने विरुद्ध गवाही न दें, आप कह दो हमने मर्डर किया ही नहीं क्योंकि हमें मूल अधिकार है, तो ये बात नहीं मानी जाएगी भाई। इसमें फिर आपके अन्य जो तकनीकी हैं, फिंगरप्रिंटिंग है, इन सब के माध्यमों से आपके अपराध का पता लगाया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 20। अब हम अगला अध्ययन करते हैं
आर्टिकल 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी कि आपको अपने जीवन जीने का अधिकार दिया गया है और ये जीवन जीने का अधिकार आपका मूल अधिकार है, ना इसे आप त्याग सकते हैं, ना इस अधिकार को सरकार आपसे त्याग करवा सकती है। यानी कि आपको प्रकृति ने जन्म दिया है तो आपको जिंदा ही रहना है, आपको मरना ही नहीं है। ये आर्टिकल 21 है और यह बहुत विस्तृत अधिकार है। इसमें जीवन जीने की जो भी अवस्थाएं हो सकती हैं, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे आपको एकांत में रहने की बात हो, चाहे निष्ठा की बात हो, चाहे एकांत में सोने की बात हो, चाहे आप सो रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के प्रकरण में यही कहा सरकार से कि बाबा रामदेव सो रहे थे, आपने कैसे लाठीचार्ज किया, ये उनके मूल अधिकार का हनन है। और हद तो तब हो गई कि बाबा जी को महिलाओं का वस्त्र पहनकर भागना पड़ा और बाबा जी से पूछा गया कि आप महिलाओं का वस्त्र क्यों पहने योगी होकर। उन्होंने कहा कि अगर हम वस्त्र नहीं पहनते तो हम जिंदा नहीं बचते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति सो रहा है तो डिस्टर्ब उसको मत करिए, कोई व्यक्ति शिक्षा दे रहा है तो आप उसका दरवाजा मत खटखटाइए, ये उसका मूल अधिकार है, आप उसके मूल अधिकारों का हनन मत करिए। इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और प्राइवेट अस्पताल हो, तब भी उस प्राइवेट अस्पताल वाले व्यक्ति को जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो देना पड़ेगा। और अगर वो अस्पताल वाला ये कहकर ट्रीटमेंट नहीं देता कि पहले पेमेंट करो और आप न्यायालय चले गए तो उस अस्पताल वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। ये है आर्टिकल 21। आप देख रहे हैं इसी में आर्टिकल 21 में ही स्वच्छ वायु का भी अधिकार दिया गया है। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कुल स्मार्ट टावर लगाए जा रहे हैं। अरे जनता तो क्रांति करना चाहिए इस पर, कितना पर्यावरण प्रदूषण क्यों हुआ है। लोग तो जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, आवाज के नाम पर, माइक के नाम पर लड़ रहे हैं। अरे लड़िए सरकार से, सकारात्मक लड़ाई लड़िए कि पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो गया। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ना सिगरेट पीने वाले भी, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में ना सिगरेट पीने वाले भी उतनी ही गंदी वायु ले रहे हैं जितना 5 या 6 सिगरेट पीने वाला अपने फेफड़े को गंदा कर रहा है। इस तरीके की ऑक्सीजन हो गई है, इस तरीके की प्राणवायु हो गई है। लोगों को समय ही नहीं इस मुद्दों पर बात करने के लिए। लोगों को बस इससे मतलब है कि किस तरीके से गर्मा गर्म मुद्दे आए, हम माइक बंद करवाएं, हम किसी का घर गिरा दें। लोगों को मतलब है हम सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लें, लोगों को आवागमन की स्वतंत्रता को बाधित कर दें। ये है आर्टिकल 19। और आप जानते हैं आपातकाल में भी इसको स्थगित नहीं किया जा सकता। ये है आर्टिकल 19। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि गोपालन केस 1950 और मेनका गांधी वाद 1978 आर्टिकल 21 के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता दी गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 1950 का जो गोपालन केस आया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार कानून बनाकर इसको प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन यानी कि सूक्ष्म व्याख्या की आर्टिकल 21 की। लेकिन जब मेनका गांधी जी आई 1978 में और इन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा मामला, पूरा डिसीजन बदल दिया और उन्होंने कहा कि ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 19 के तहत अत्यंत ही विस्तृत है। व्यक्ति के मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता और व्यक्ति के जीवन में शामिल है कि वह विदेशों में भी जा सकता है। ये है आर्टिकल 21। इसी में कहा गया है कि आप विदेश जाना चाहते हैं, आप जाइए, ये आपका मूल अधिकार है। और इसी में कहा गया है बहुत सी अच्छी बातें, आप जितना भी सोच पाएँ कि मूल अधिकार हमारा ये हो सकता है, हम अगर हमें ये मिल जाए तो हम ये कर सकते हैं, सब आर्टिकल 21 में आ जाएगा। और इसी में जैसे कैदियों को कैद किया गया है तो उनको भी वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। ये नहीं कि आप कैदी हो, आपको चरदीवारी में बंद कर दिया गया ना, कैदियों को भी मनोवांछित दशाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ये आर्टिकल 21 कहता है। और समय पर न्यायालय निर्णय दे किसी मामले में, ये भी मूल अधिकार है। किसी को फांसी अगर देनी है तो उसको जल्दी से दे दो, फांसी लटका दो उसको,
ये मत बोलो कल लटकाएंगे, वो व्यक्ति तो लटकने से पहले कितनी बार मर रहा है, कितनी बार लटक रहा है, तो जल्दी से फांसी दे दो, ये भी उसका मूल अधिकार है कि अगर उसको सज़ा मिली है फांसी की तो उसको लटकाओ जल्दी से। इसी तरीके से इसमें यह भी शामिल है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते, और अगर आत्महत्या के लिए अटेम्प्ट किए और अटेम्प्ट में आप फेल हुए तो आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए कभी भी अटेम्प्ट करना, पहली बात तो करना है नहीं, और अटेम्प्ट करना तो फिर सक्सेसफुल अटेम्प्ट करना, वरना बच गए तो फिर आपके ऊपर कार्यवाही होगी। क्यों मर रहे थे, आपको मरने की क्या ज़रूरत थी, आप दोबारा ये अटेम्प्ट ना लो, इसलिए आपके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी के तहत कार्यवाही की जाएगी। वैसे मरना नहीं चाहिए, मरना किसी भी बात का विकल्प नहीं है। एक लड़का था हाई स्कूल में, फेल हो गया, वो मरने जा रहा था, जैसे ही वह लटकने वाला था, पहाड़ से कूदने वाला था, वैसे एक संत साहब आ गए। संत ने पूछा क्यों कूद रहे हो, उसने कहा मैं हाई स्कूल में फेल हो गया। तो संत ने कहा सुन, अभी हाई स्कूल में फेल हुआ है, 9th क्लास तक तो पास हो गया है ना, अरे मरेगा तो फिर से पैदा होगा, पुनर्जन्म तो तेरा होगा ही, फिर तुझे केजी से पढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति समझ में आ गया कि नहीं, मरना नहीं है, तो मरना ही क्यों, मरना कोई विकल्प नहीं है, संघर्ष करो। तो ये था आर्टिकल 21। आज की क्लास यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल 22 को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है यह क्लास आपको समझ में आई होगी, और जो भी क्लासेस दी जा रही हैं आप लोग उसका फ़ायदा लें और अपने ऋण का भेदन करें। तो धन्यवाद।